सर्वोदय शिक्षा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के एक चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, तो पॉसिबल है कि आज की एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैक्सवेल। उस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उनके चार्ज और उनकी करंट डेंसिटीज को लेकर 4 इक्वेशन को कंपाइल किया। कंपाइल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चारों इक्वेशन हम पहले से जानते हैं, और इन चारों इक्वेशन को नाम दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। इन इक्वेशन को देखकर मैक्सवेल ने, यानी उस साइंटिस्ट मैक्सवेल ने यह बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं तो आपस में एक दूसरे को सस्टेन करते हैं, और सस्टेन करने पर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में प्रोपगेट होते हैं। जब हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को कैलकुलेट किया, मींस मेजर किया, तो वो लाइट की स्पीड के इक्वल आई, और वहां से हमने कहा कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि जिन मैक्सवेल इक्वेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं वो मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी हैं। पहली है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इस लॉ को हमने पढ़ा है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। जहां पर कोई चार्ज होता है, उस चार्ज को हम एक एरिया में एनक्लोज कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन पे जो सर्कल का एक निशान है, ये निशान रिप्रेजेंट करता है कि जो एरिया हमने लिया है ये एक एनक्लोज्ड एरिया है, और ये जो चार्ज है ये एनक्लोज्ड चार्ज लिया जाता है। तो ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। यहां पर देखिए, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे ही इंटीग्रेशन निकालें, तो जिस तरह से हमने राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज लिया है, तो यहां पर हमें लेना होगा टोटल पोल स्ट्रेंथ। जब हम पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहां पर एक पोल होगा नॉर्थ पोल और एक पोल होगा साउथ पोल। चार्ज वाले केस में तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे कैन बी सेपरेट टू ईच अदर, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैग्नेट के बारे में हम जानते हैं कि इसमें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही मैग्नेट के अंदर रहते हैं, ये तो अलग अलग हो नहीं सकते। तो जब हम टोटल पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक नॉर्थ और एक साउथ, तो इस तरह से पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी 0। तो राइट हैंड साइड में यहां पर हम जैसे ही Q की जगह पोल स्ट्रेंथ लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी कारण जो सेकंड लॉ है, यानी कि गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसमें B डॉट DA इक्वल टू 0 आया हुआ है। अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में, जहां पर आपको याद होगा इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इस तरह से एक रिलेशन आया था। ये जो फाई है ये मैग्नेटिक फील्ड का होने की वजह से यहां पर बी मेंशन किया हुआ है, और ये हम जानते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल को हम E डॉट डी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ इक्वेशन की। फोर्थ इक्वेशन है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये हमें पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में B डॉट डी एल, दैट इज एम्पियर लॉ की शुरुआत यहां से होती है। राइट हैंड साइड में आता है म्यू नॉट इंटू आई। आई टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए कुछ जगह पर इसको आई के साथ साथ ऐसे टी से रिप्रेजेंट हम करते हैं। लेकिन यहां पर ये जो दूसरा पार्ट है, ये पार्ट है, ये कहां से आया, और इसके आने की वजह से ही इसके नाम में ये मैक्सवेल वर्ड आ गया। अदरवाइज हमने तो ये एम्पियर लॉ पढ़ा था। तो पहले इस फोर्थ इक्वेशन को समझने के लिए इस पार्ट को समझते हैं, और इस पार्ट को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इससे पहले हम ये जान लें कि नॉर्मल वाला जो करंट है वो क्या है। एक सेल लगाया, जैसे ही हम सेल लगाते हैं तो सर्किट में एक करंट फ्लो होता है, उस करंट को हम नाम देते हैं कंडक्शन करंट। तो ये जनरली नहीं बोला जाता है, इसलिए ये अलग से मैंने बताया कि उसको हम
कंडक्शन करंट बोलते हैं। ये हम जानते हैं, एम्पियर लॉ जो हमने पढ़ा है वो ये है। अब देखना ये है इसका जो अगला पोर्शन है वो कहां से आता है। उसको देखने से पहले हम इस सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन है ये। अगर हम इस एम्पियर लॉ को कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मान लिया हमें इस पॉइंट पर अप्लाई करना है, तो इसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी पाथ मानते हैं। उस पाथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, B.dl से इस इंटीग्रेशन को निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस इमेजिनरी पाथ में से कितना करंट पास हो रहा है, और जितना करंट है उसको राइट हैंड साइड में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यह है हमारा एम्पियर लॉ यूज करने का तरीका। लेकिन अगर इस लॉ को हम इस कैपेसिटर के अंदर लगाना चाहें तो क्या होगा। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेट, ये है कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, ये है कैपेसिटर की सेकंड प्लेट। फर्स्ट और सेकंड प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक वर्ड सुना होगा, तो डाइलेक्ट्रिक तो बेसिकली इंसुलेटर होता है, जैसे कि माइका, जैसे कि ग्लास, जैसे कि सैंड। तो उसमें से तो करंट फ्लो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसके बीच में करंट कैसे फ्लो होगा। और जब हम बात कर रहे हैं कि हम ये एम्पियर लॉ, जैसे ये बाहर दिखा रखा है, अगर ऐसे ही एम्पियर लॉ अंदर लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए B.dl इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? 0 इसलिए क्योंकि अंदर तो कोई करंट ही नहीं है। ऐसे केस में जब कैपेसिटर के अंदर ये एम्पियर लॉ 0 देता है, तो इस सर्किट के लिए जब हम एम्पियर लॉ की बात करेंगे तो ये बात कुछ अजीब हो जाएगी। जब ये यहां पर वैलिड है, यहां पर वैलिड है, तो इसके अंदर भी वैलिड होना चाहिए, पर अंदर वैलिड नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही सर्किट में एक जगह वैलिड है और एक जगह नहीं है। तब इसका मतलब हमारे दिमाग में उस समय क्वेश्चन रेज होना चाहिए, यहां कुछ तो है, या तो कोई गड़बड़ी है या कोई ऐसी चीज है जिसको हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो समझते हैं कि वो चीज क्या है। यहां इस डायग्राम में जब यहां से करंट फ्लो होगा तो ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट बन जाती है, और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज की प्लेट बन जाती है। ये कैपेसिटर में हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर, जिसका कि पूरा नाम है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड इस वाले डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है प्लस से माइनस प्लेट की तरफ होगी। ये तो पहली बात हुई। अगर यहां पर ये जो सोर्स है ये तो डीसी सोर्स है, और ये हम जानते हैं डीसी वाले केस में कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होता है वो थोड़ी देर में 0 हो जाता है। मींस करंट 0, तो इसके अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर ये सोर्स एक एसी सोर्स होता तो ये करंट बार बार डायरेक्शन बदलता, तो इस केस में बार बार प्लेट्स की जो पोलैरिटी है वो भी बदलती, इलेक्ट्रिक वेक्टर भी बदलता। हो सकता है उस केस में, अब डीसी में तो करंट 0 हो गया, लेकिन एसी में तो करंट है ना, और हम यहां पर ये कह सकते हैं बीच में कोई कनेक्शन नहीं होने के बाद भी करंट है। तो कैसे समझें? तो हम यहां पर कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक बार लेफ्ट टू राइट है, फिर राइट टू लेफ्ट है, फिर लेफ्ट टू राइट है, ये बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो हो सकता है यहां कोई करंट बन गया हो। इसी बात को यहां पर समझते हैं। हम ये जानते हैं प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होगा, जैसे कि हमने एक सर्कल टाइप का एरिया बीच में बनाया है, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए से हम उस सर्कुलर एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका है ई इंटू एरिया। ये हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज अपॉन एरिया, तो हमने इसको लिखा चार्ज अपॉन एरिया, ये एप्सिलॉन नॉट और ये एरिया। सॉल्व करके आता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ये हो गई उस फ्लक्स की वैल्यू जो कैपेसिटर के अंदर किसी गिवन एरिया से पास हो रहा है।
अब हम बात करते हैं कि अगर ये चार्ज टाइम के साथ साथ चेंज होता रहे, यानी कि डीसी की जगह एसी सोर्स होता, तो क्या होता? तो इस फ्लक्स में चेंज होता। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फाई की जगह रखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व किया, डी क्यू अपॉन डी टी होता है करंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू वैल्यू ऑफ करंट। यहां से अगर इस करंट को मैं अलग से निकालूं तो दिस करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई किया इससे, तो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब इस करंट की वैल्यू को चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में चेंज की वजह से ये करंट डिफाइन किया गया है और दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो ये करंट भी नहीं होगा। यही कारण था कि जब यहां पर डीसी सोर्स लगाते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, और जब एसी सोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हुआ? द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इससे हमें ये पता लगा किसी भी सर्किट में जब हम टोटल करंट की बात करेंगे तब हम वहां पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की बात करनी होगी। और यहां पर यह भी ध्यान रखने की बात है, अगर वायर है तो वहां कंडक्शन करंट होगा, और कैपेसिटर जैसा कोई जगह है जहां पर कनेक्शन नहीं है लेकिन करंट फिर भी है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ये दोनों करंट एक साथ कहीं पर नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो उसका टोटल करंट हमेशा सेम ही आएगा। अगर एग्जांपल के लिए कंडक्शन करंट 5 एम्पियर है, डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा। जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट 5 है तो कंडक्शन करंट 0 होगा, तो टोटल करंट हमेशा 5 ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो एम्पियर लॉ में चेंज कैसे आया। तो ये है हमारा नॉर्मल एम्पियर लॉ। ये हम जानते हैं कि जो टोटल करंट आएगा वो कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के इक्वल होगा, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। जब इस करंट की वैल्यू को हम इस एम्पियर लॉ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब हम मिलेगा दिस इज जनरलाइज एम्पियर्स लॉ। तो इस तरह से जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी, उस मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में ये जो चौथी इक्वेशन है, इसको अब हम समझ सकते हैं कि ये कहां से आई। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल ने यहां से ऐसा क्या ढूंढ लिया जिससे कि उसने कहा कि यहां से तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने वाले हैं। तो उसको समझते हैं। इस थर्ड इक्वेशन में देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इसी तरह से यहां देखते हैं, दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और लेफ्ट हैंड साइड में है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लेकिन कब? जब ये टाइम के साथ बदल रहे हो, सिर्फ तब। मैक्सवेल का कहना था इस तरह से एक जगह कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्योंकि वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मींस दोनों एक दूसरे को आपस में बनाते रहेंगे और चलेंगे, और वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है उसको समझते हैं। ये हमने लिखा है कि टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को सेल्फ सस्टेन करते हैं और स्पेस में चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर हम एक चार्ज माने और चार्ज एक जगह रुका हुआ हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं अगर चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम। बट अगर ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो उस केस में ऑसिलेट चार्ज जो है दिस इज एक्सिलरेटिंग चार्ज। अब जब ये ऑसिलेट कर रहा है मींस हिल रहा है, तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम डिपेंडेंट होगा। और ये हमारे मैक्सवेल महाराज पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका मतलब है ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं
दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हमने ये सब थ्योरी बना ली तो क्या सच में ऐसा बना भी या नहीं, इसके लिए एक हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे। आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, वो इन्हीं के नाम पर है। इन्होंने इसको वाकई में एक्सपेरिमेंटली बना के दिखाया। देखते हैं कैसे, शॉर्टकट में समझते हैं इस चीज को। एक बैटरी है और एक इंडक्शन कॉइल है, मेटल की दो बड़ी बड़ी बॉल है। इन बॉल पर बहुत ज्यादा चार्ज हमने जनरेट कर दिया, तो क्या होगा, यहां इन दोनों के बीच में इधर यहां पर एक गैप है। उस गैप में जब बहुत हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगी प्लस और माइनस, तो क्या होगा, दोनों का फील्ड बनेगा, दोनों को फील्ड इंटरेक्ट करेगा। तो उस इंटरेक्शन के बाद यहां पर एक स्पार्क पैदा होगा। वो जो स्पार्क है, अब मान के चलते हैं स्पार्क क्या है, दिस इज ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वेव बन जाएगी। आगे क्या है, आगे है एक लूप। उस लूप में क्या है, कंप्लीट लूप नहीं है, उसमें छोटा सा एक कट लगाया हुआ है। अब हर्ट्ज का कहना यह था, अगर वेव है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। जब मैग्नेटिक फील्ड है तो इस लूप में से वो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस ईएमएफ। तो यहां ईएमएफ बनना चाहिए, और अगर ईएमएफ बना, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो कैसे होगा, जब कॉइल तो कनेक्शन ब्रेक है इसका। तो उनका कहना था कि यहां पर भी एक स्पार्किंग पैदा होगी, मींस एक जादू की तरह का होगा, यहां स्पार्किंग होगी तो वहां भी स्पार्किंग पैदा होगी। चेक करने के लिए स्विच को ऑन किया गया, और जैसे ही स्विच ऑन किया तो इधर राइट हैंड साइड में चिटर चिटर की आवाज से स्पार्किंग हुई, और उसी पल सामने वाली कॉइल में भी पिटर पिटर की आवाज से स्पार्किंग नजर आई। तो मींस यहां पर भी स्पार्किंग नजर आई। और ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इट मींस ये वेरीफाई हुआ, यहां से कोई ना कोई वेव निकली है जो सामने वाले कॉइल से जाकर इंटरेक्ट कर रही है, जिस वजह से वहां पे स्पार्किंग होगी। तो हर्ट्ज वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटली इसको करके बताया। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मैक्सवेल ने कहा था वो होता तो है, लेकिन इसके बाद हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने 7 साल के बाद लेबोरेटरी में इसी तरह की एक वेव बनाई कोलकाता में। उसके बाद एक मार्कोनी रेडियो को जिन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिर्फ बनाया नहीं, उन्होंने कई किलोमीटर तक उसको पहुंचाया भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंटली भी जनरेट किया गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है। एक तरह से हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रही है। एक्स एक्सेस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो जेड डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इस तरह से हम देखते हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम आते हैं वेव की इक्वेशन पर। यह है वेव की इक्वेशन, इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सेस के अलोंग है तो इसके साथ है एक्स, मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग है तो वाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखते समय हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा, वो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के एक्सेस को हम सबस्क्रिप्ट की तरह यूज करते हैं। जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन है, वो डायरेक्शन के साथ लिखी हुई है। जो के साथ वाला लेटर है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वेव एक्स एक्सेस के अलोंग होती तो हमारी इक्वेशन होती के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर ये वाई के अलोंग होती तो के वाई माइनस ओमेगा टी। इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम बात करते हैं वेव की डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स यहां पर हमने क्या कहा, वेव जेड एक्सेस के अलोंग चल रही है, लेकिन जेड एक्सेस के अलोंग में दो केस हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। इसको हम कैसे पता लगाएं? इसके लिए हम देखते हैं वेव की इक्वेशन तो ऐसे है। अगर इस इक्वेशन में हम इन साइन को देखें के जेड माइनस ओमेगा टी, अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है तो मीन्स अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस। अगर ये रिप्रेजेंटेड के जेड प्लस ओमेगा टी की तरह होता तब हम कहते दिस इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सेस। तो हमेशा इनको लिखते समय इनके साइन को गौर से देखिए, इनके साइन से ही हमें पता लगता है ये डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव एक्सेस के अलोंग है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हमारे पास वेव की ये इक्वेशन आती है तो यहीं से हम स्पीड निकालते हैं और वो है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी है और के है प्रोपागेशन वेक्टर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं लाइट की स्पीड है c, तो इसकी वैल्यू लाइट की स्पीड c के इक्वल आती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। अगर हम लाइट को वैक्यूम में लिखना चाहते हैं, मींस फ्री स्पेस में लिखना चाहते हैं, तो मीडियम का इफेक्ट भी इस पर पड़ता है और उस केस में लाइट की स्पीड आती है c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। और अगर ये किसी मीडियम की बात होती तो लिखने का तरीका होता लाइट की स्पीड इन एनी मीडियम दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम, यानी उस मीडियम में परमिटिविटी और परमेबिलिटी की वैल्यू पर ये डिपेंड करती है। इनका डेरिवेशन हमें 12th लेवल पर नहीं देखना है। और आपको ये पता लग जाता है, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, जो कि यहां से भी पता लग रहा है कि अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हम जानते हैं लाइट में दो तरह के वेक्टर्स यूज हुए हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इल्यूमिनेशन के काम में नहीं आता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शो होता है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है तो हम कह सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, जहां पर सी है स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से 3 लाख गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यहां से हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो न्यूमेरिकल करते समय ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना, ये काम में आते हैं और डायरेक्ट इन्हीं से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बताने की बात नहीं है। जब भी हम धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है, गर्मी का मतलब है हीट एनर्जी। कहां से आई? वो सनलाइट से जब हीट चली होगी, सूरज से चली, तो उसके पास जो एनर्जी थी वो साथ में कन्वे करके ले आई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमने कहा कि पार्टिकल के ऑसिलेशन से ये बनती है, तो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है और वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनके नाम भी अलग अलग हैं, तो वही है स्पेक्ट्रम। तो एक बार हम स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। ये स्पेक्ट्रम बेसिकली याद ही करना होता है, फिर भी समझते हैं। ये हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, मीन्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों के रेसिप्रोकल हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और यहां पर देखिए वेवलेंथ कम हो रही है, जस्ट इनवर्स रिलेशन है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की वेव है लॉन्ग रेडियो वेव, एएम रेडियो वेव, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव। कहने का मतलब है सारी की सारी रेडियो वेव है। उसके बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद है इंफ्रारेड। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड,
ये सारी की सारी है विजिबल लाइट से पहले, और उसके बाद है अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा रे। अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा रे ये है विजिबल लाइट के बाद, यानी ये बीच में है, ये कम फ्रीक्वेंसी की है और ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है। गामा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की है, रेडियो वेव सबसे कम फ्रीक्वेंसी की है। और अगर हम यही वेवलेंथ में बात करते हैं तो गामा सबसे कम वेवलेंथ की है और रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ की है। जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं तो विजिबल लाइट के लिए हम बताते हैं कि रेनबो की तरह 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये छोटी क्लास में हमने विब ग्योर से पढ़ा हुआ है। तो देखिए इस विजिबल लाइट के ये टुकड़े कर रखे हैं जिसमें वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड है, और इनकी वेवलेंथ भी हम समझ सकते हैं। नीचे वेवलेंथ कैसी है? सबसे ज्यादा, तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये बेटर है कि हम इसको याद ही कर लें। क्वेश्चन पेपर में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग वेव के लिए प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, इसका यूज पूछ लेते हैं, कैसे प्रोड्यूस होती है वो पूछ लेते हैं। तो एक नजर इन पे भी मार लेते हैं। रेडियो वेव, रेडियो वेव जो है इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज्यादा होती है। ये फोन में, रेडियो में, टेलीविजन में ये काम में आती है, ये इनका यूज हो गया। जनरेट और डिटेक्ट कहां पर होती हैं? आमतौर पर इसको एंटीना से जनरेट करते हैं और एंटीना पे ही रिसीव किया जाता है, जिसके लिए मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन इस तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। तो लिखा है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, यानी एंटीना, और एंटीना पर ही ये रिसीव की जाती है। दूसरा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के लिए इसकी वेवलेंथ है 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। ये कहाँ यूज होती हैं? रडार में, स्पीड गन में और माइक्रोवेव ओवंस में। रडार और माइक्रोवेव तो सुना होगा। स्पीड गन वो है जो क्रिकेट मैच के दौरान जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी उसी समय स्क्रीन पर दिखा देते हैं 125 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, इस तरह की। तो वो है स्पीड गन। माइक्रोवेव उसमें यूज होती है। कहाँ प्रोड्यूस होती है? क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन नाम की जो डिवाइस है उनमें ये जनरेट होती है, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डिटेक्शन कहाँ होता है? पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स। जो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो है माइक्रोवेव डिटेक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। इंफ्रारेड और हीट वेव, इसके लिए आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका यूज देखा होगा। इसकी वेवलेंथ होती है 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। इसका जो काम है वो हमने देखा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये काम आती है। अपने जमीन को जो गर्मी प्रोवाइड करती है वो भी यही वेव है। रिमोट स्विच, इस तरह की जो रिमोट में जो वेव निकलती है वो भी इंफ्रारेड है। नाइट विजन कैमरा में भी इसका यूज होता है। प्रोडक्शन कहाँ से होता है? इन सब का प्रोडक्शन होता है एटम्स के अंदर से। तो एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, उस लेवल में से इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो इसी तरह से एटम और मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस में से ये प्रोडक्शन होता है। डिटेक्शन कहाँ होता है? थर्मोपाइल में डिटेक्शन होता है, बोलोमीटर, ये रेडिएशन नापने के ही इंस्ट्रूमेंट है। इंफ्रारेड, फोटोग्राफिक फिल्म, इनमें इसका यूज होता है। ये कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे। लाइट, ये वो विजिबल लाइट है जिससे कि हम चीजें देखते हैं। इसको 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये इल्यूमिनेशन में चमक पैदा करने के काम में आती है। एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो ये विजिबल लाइट निकलती है, ये हमें दिखाई देती है। खास बात है, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट या रेडियो वेव वो हमें नजर नहीं आती है, ये दिखाई देती है। डिटेक्शन आंख से होता है, फोटोसेल और फोटोग्राफिक प्लेट से होता है। और ये सारी चीजें जो हैं इसमें लाइट हमें दिखती है, इसलिए वहां पे डिटेक्शन भी होता है। अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। लेसिक, आई सर्जरी के लिए यानी आंखों से रिलेटेड इलाज में लेसिक नाम सुना होगा, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और ये वाटर प्यूरिफायर में भी, जो कहते हैं ना जर्म किल, यानी कीड़े वीड़े मारने के लिए, वहां पर इसको यूज करते हैं। प्रोडक्शन वही होता है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में हायर से लोअर में जब ट्रांजिट करते हैं तो
ये अल्ट्रावायलेट निकलती है। सेम उसी तरह से फोटो सेल में और फोटोग्राफिक प्लेट में इनका यूज होता है। एक्सरे, एक्सरे का नाम बहुत सुना होगा। मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स बात बात पे लिख देते हैं कि एक्सरे करा लो, ये वही वाला एक्सरे है। वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, दिस इज 10⁻³ ये डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिकल साइंस में, जैसा कि हमने अभी बोला, और ये कैंसर के कुछ फॉर्म की ट्रीटमेंट करने में भी काम में लेते हैं। प्रोडक्शन सेम उसी तरह से एक्सरे ट्यूब में या इलेक्ट्रॉन्स जो इनर सेल में होते हैं एटम के अंदर, वहां से, और सेम उसी तरह से डिटेक्शन में सेम चीजें हैं। फोटोग्राफिक प्लेट से डिटेक्ट होता है। गीगर ट्यूब, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक्सरे के लिए एक ट्यूब बनाई थी, वहां पर भी इसका डिटेक्शन होता है और आयोनाइजेशन चैम्बर में होता है। लास्ट में आते हैं गामा रे। गामा रे 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम इसकी वेवलेंथ होती है। मेडिकल साइंस में यूज होती है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये न्यूक्लियस में आपने अल्फा बीटा गामा डिके सुना होगा, वो सारी की सारी जो रेज हैं उसमें से गामा रे एक है। तो ये कहां से निकलती हैं? न्यूक्लियस के अंदर से। जब भी कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और स्टेबल होने के लिए उसको रेडिएशन करने पड़ते हैं, तब वहां पर अल्फा बीटा गामा आते हैं। तो वहां पर एनर्जी लॉस जो होती है, जो गामा की फॉर्म में होती है, वहां से इसका प्रोडक्शन होता है। और डिटेक्शन से बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक्सरे में है, फोटोग्राफिक प्लेट में, गीगर ट्यूब में और आयोनाइजेशन चैम्बर में। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट कंपोनेंट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।